सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। आज देखिए जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैंने पहले कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी कि पेंशन प्रकरण पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या जीपीएफ एसआई प्रकरण पे। तो काफ़ी लोगों ने वोट किए थे उस पर और ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि पेंशन प्रकरण पे आपको फुल वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ अपनी तरफ से पेंशन प्रकरण का पूरा वीडियो। तो अगर आपको किसी कार्मिक का पेंशन प्रकरण हाल ही में तैयार करना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पूरी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक इमेज के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि पेंशन प्रकरण होता क्या है। पेंशन प्रकरण देखिए, बात करें तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, अब जैसे कोई भी कार्मिक सेवानिवृत्त होता है, यहाँ हम सेवानिवृत्ति की एक बार फुल बात कर लेते हैं, उसके बाद पेंशन प्रकरण पे चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको और हमें इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है और जीरो से अपने को शुरू करना है, तो जीरो से मैं आपको ये प्रकरण के बारे में पूरा बताऊंगा। देखिए कोई भी व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता है तो वो दो तरह से सेवानिवृत्त हो सकता है। या तो वो अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त हो। अधिवार्षिकी का मतलब तो होता है कि वो 60 साल की उम्र उसने पूर्ण कर ली और वो सेवानिवृत्त होता है। या कई बार क्या होता है कि मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या बिना दुर्घटना में मृत्यु 60 साल की आयु से पूर्व ही, तो वो मृत राज्य कर्मचारी का प्रकरण वो हो जाता है। तो यहाँ देखिए हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उसके क्या क्या कार्य, कार्यालय के द्वारा उसके क्या क्या कार्य संपादित किए जाने, उसकी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। पूरा डिटेल में हम A to Z चलेंगे। इस वीडियो का नाम ही मैंने पेंशन प्रकरण A to Z इसलिए रखा है क्योंकि पेंशन प्रकरण की A to Z कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति होता है तो सेवानिवृत्ति पर देखिए क्या क्या कार्य करने होते हैं, कब कब कार्य करने होते हैं, एक बार शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा, फिर डिटेल में चलेंगे। तो देखिए एसआई क्लेम, सबसे पहले जो सेवानिवृत्त कार्मिक होता है उसका हमें एसआई क्लेम तैयार करना पड़ता है। यानी एसआई की उसकी जो राशि होती है वो हमें उसको दिलवानी होती है और ये कार्य हमें करना होता है 6 माह पूर्व। देखिए इसमें करना क्या है, इसका पूरा कंप्लीट तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा एसआई क्लेम का। तो आज के वीडियो में हम पेंशन प्रकरण की बात करेंगे। एसआई क्लेम में आपको क्या करना है, कोई भी कर्मचारी है जो सेवानिवृत्त होने वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि 6 माह पूर्व ही आप उसकी एसआई कटौती बंद करवा देनी होती है। ये सभी को हम सभी को नॉलेज है इस चीज़ का। तो 6 माह पूर्व ही आप एसआई कटौती उसकी बंद करवा दें और जैसे एसआई कटौती बंद हो जाए, उसके टीवी नंबर जारी हो जाए उस मास के, उसके बाद में हम एसआई क्लेम SSO ID से ऑनलाइन एसआई क्लेम का फॉर्म निकाल के और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के हम एसआई ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति से पूर्व ही उस व्यक्ति का एसआई का पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा और एक डीडीओ की उसी लेवल पर अपन मान सकते हैं कि डीडीओ ने की एसआई क्लेम उसका सेवानिवृत्ति से पूर्व आ जाना चाहिए, क्योंकि 6 माह पूर्व अपन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 6 माह पूर्व एसआई कटौती हमने बंद करवा दी है। अब देखिए उसके बाद पहला आपको एसआई क्लेम तैयार करना होता है, उसका 2 नंबर पे अपने को क्या करना होता है, देखिए पेंशन प्रकरण। वास्तव में तो देखा जाए तो ये पूरा ही पेंशन प्रकरण इसको समझते हैं, लेकिन वास्तव में केवल पेंशन प्रकरण की बात करें तो देखिए क्या होता है। पेंशन प्रकरण में क्या होता है, जब भी कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाला होता है तो उसके लगभग 5 से 6 महीने पूर्व, लगभग 5 से 6 महीने पूर्व अपने को उसका पेंशन प्रकरण बना के पेंशन विभाग को भेजना पड़ता है। पेंशन प्रकरण में देखिए क्या होता है, पेंशन कुलक होते हैं, कुलक दुकान पर मिलते हैं, स्टेशनरी की दुकान पर कुलक मिलते हैं, छोटा रजिस्टर होता है उसके जैसे होते हैं कुलक, प्लस सेवा पुस्तिका उसकी जाती है पेंशन विभाग में और प्लस में दस्तावेज जाते हैं। कौन कौन से दस्तावेज जाएंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। इसको बोलते हैं पेंशन प्रकरण और ये अपने को भेजना पड़ता है विभाग में 5 से 6 माह पूर्व। ये कब भेज सकते हैं हम, जब भी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो जाए। देखिए कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है तो लगभग 5 महीने पहले उसका सेवानिवृत्ति आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिया जाता है और यदि जारी नहीं किया जाता तो इसका भी एक छोटा सा प्रकरण बना के भेज दें तो उस व्यक्ति का 5-6 महीने पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो जाएगा और सेवानिवृत्ति आदेश जारी होने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, पेंशन प्रकरण बना के भेज सकते हैं। पेंशन प्रकरण कम से कम भी 5 से 6 महीने पूर्व ही अपने को भेज देना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है जीपीएफ प्रकरण। जीपीएफ में क्या होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात चल रही है। जीपीएफ प्रकरण का मतलब है कि जीपीएफ में जो राशि कर्मचारी ने जमा कराई और वो उसको दिलवानी है, ये हम सेवानिवृत्ति पर ही करेंगे क्योंकि जीपीएफ की कटौती है वो लास्ट
तक होती रहती है, इसलिए सेवानिवृत्ति होने के बाद ही जीपीएफ का जो प्रकरण है वो एसएसओ आईडी से निकल जाएगा और प्रकरण बना के जीपीएफ ऑफिस में चला जाएगा। तीसरा काम देखिए, सेवानिवृत्ति पर क्या क्या काम करने पहले उनकी डिटेल है। उसके बाद अगर मृत राज्य कर्मचारी, ये तो है सभी कर्मचारियों के लिए, देखिए ये प्रकरण तो सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो 60 वर्ष पर रिटायर हो रहा है या मृत राज्य कर्मचारी है, मृत्यु हो गई तो भी ये प्रकरण अपने को तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 2 प्रकरण लास्ट वाले, ये केवल और केवल मृत राज्य कर्मचारियों के लिए। यदि कोई कर्मचारी की बीच में डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण भी अपने को तैयार करना होता है, जिसकी अवधि होती है 90 दिन की। और अगर वो कर्मचारी दुर्घटना में उसको मृत्यु हुई है, अगर नॉर्मल मृत्यु है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुर्घटना में मृत्यु हो रही है तो उसका सामूहिक दुर्घटना बीमा की भी राशि मिलती है 2 लाख या 3 लाख के समथिंग, तो वो भी अपने को उसको प्रकरण बना के करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। तो इतने प्रकरण एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के होते हैं। सबसे पहले 0 से लेवल पर मैंने बात कर दी है, एसआई क्लेम, पेंशन प्रकरण, जीपीएफ प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति और जीपीएफ प्रकरण। लास्ट वाले 2 प्रकरण केवल मृत राज्य कर्मचारी के लिए ही है और पहले वाले 3 तो सभी के लिए हैं। जो जीवित 60 साल पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं दिवारसी के लेके, उनके लिए भी है और मृत राज्य कर्मचारियों के लिए भी। तो पहले तो ये छोटी सी बात मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप सभी यूं नहीं सोचें कि ये छोटी छोटी बातें क्या समझा रहे हैं, एकदम 0 से मैंने शुरू करने का प्रयास किया है। आप सभी को ये ध्यान ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि छोटी से छोटी बात का सभी को ध्यान पड़े। अगर आपको ध्यान भी है तो भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये बता रहा हूँ। अब देखिए आगे बात करते हैं अगली। अब इनकी थोड़ी सी एक बार डिटेल कर लेते हैं, जो मैंने पीछे बताया उसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए डिटेल में कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको। अब देखिए क्या करना है आपको, किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले कार्य, इसकी बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सेवानिवृत्त हो जाए तो कौन कौन से कार्य अपने को करने पड़ते हैं। तो पहला तो देखिए उसका एसआई क्लेम बनाना होता है अपने को। एक बार थोड़ा सा मैं जूम करके सेट कर लेता हूँ इसको। अब देखिए ये क्या है, किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले कार्य। पहला कार्य उसका एसआई क्लेम जो 6 माह पूर्व हो जाएगा, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। 6 माह पूर्व ही एसआई कटौती बंद कर दी जाती है और उसके बाद एसआई क्लेम संबंधी प्रक्रिया की जा सकती है। आगे के वीडियो में जानकारी इसकी दी जाएगी। आज के वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं दी जाएगी, आगे की वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दूसरा देखिए पेंशन प्रकरण। पेंशन प्रकरण के बारे में मैंने बता दिया। सेवानिवृत्ति आदेश जारी होते ही लगभग 6 माह पूर्व पेंशन कुलक व सेवा पुस्तिका में दस्तावेज पेंशन विभाग को प्रेषित करना होता है वाया सीबीओ। ये जो पेंशन प्रकरण हम बना के भेजेंगे वो अपन अपने लेवल पर सीबीओ कार्यालय को भेजने पड़ते हैं और सीबीओ कार्यालय से आगे ये जाते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी। जीपीएफ प्रकरण देखिए क्या, यह सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम सैलरी के बाद बनता है। प्रकरण बनाकर जीपीएफ जिला कार्यालय को प्रेषित करना होता है। ऐसा ही प्रकरण भी इसी कार्यालय में प्रेषित होता है। और जीपीएफ प्रकरण आपको जिला कार्यालय में देना है, जीपीएफ कार्यालय में, और एसआई प्रकरण एसआई कार्यालय में देना होता है। एक ही होते हैं। यदि मृत राज्य कर्मचारी तो अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण व जीपीएफ प्रकरण भी प्रेषित करना होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप बता रहा हूँ आपको। एसआई क्लेम, पेंशन प्रकरण, जीपीएफ प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति और जीपीएफ प्रकरण, इन सभी पे 5 प्रकरणों पे 5 वीडियो तो ये हो जाएंगे। आज का वीडियो पेंशन प्रकरण पे है। ये सब पे आपको वीडियो मिलेंगे, पूरा इनकी डिटेल बताई जाएगी। अगर आप आज का वीडियो अच्छा रहा, उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं निश्चित रूप से इन सभी टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा आपको। आज पेंशन प्रकरण का वीडियो है, पूरा देखें। आज का वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। अगर 200 लाइक मेरे को प्राप्त हो जाते हैं तो मैं अन्य प्रकरणों पर भी वीडियो आपको बना करके बताऊंगा। तो अब देखिए बात करते हैं आगे की। अब हम बात कर लेते हैं अगली। अब देखिए सेवानिवृत्ति, अब हम बात करते हैं पेंशन प्रकरण की। ये लिखा हुआ कि सेवानिवृत्ति के लगभग 6 माह पहले सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो जाते हैं। लगभग 6 माह 5 से 6 माह पूर्व ये आदेश स्वतः उत्तरदायी कार्यालय द्वारा जारी कर दिए जाते हैं। प्रकरण भी बनाकर भेजा जा सकता है शीघ्र जारी करवाने के लिए। अब बात करते हैं पेंशन प्रकरण की। देखिए ये क्या होता है, सेवानिवृत्ति आदेश लगभग जारी हो जाते हैं 6 महीने पहले, 5 महीने पहले। अगर नहीं जारी हुई है तो आप छोटा सा प्रकरण बना के भेज दोगे तो वो जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं पेंशन प्रकरण। तो आज के वीडियो का यही हमारा टॉपिक है, पेंशन प्रकरण। पेंशन प्रकरण में देखिए सबसे पहला है पेंशन कुलक 3 प्रतियों में। सबसे पहली जो चीज आपको बनानी है वो है पेंशन कुलक 3 प्रतियों में कर्मचारी से लेना है। 3 प्रतियों में 1 प्रति अपने कार्यालय में रहेगी, 1 प्रति सीबीओ कार्यालय वाले रखेंगे, 1 प्रति पेंशन विभाग को जाएगी। इस तरह से 3 प्रतियां। पूरा भरा हुआ पेंशन कुलक आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक एक
पेज डमी कुलक मैंने भरा है अपने नाम से। डमी कुलक, डमी का मतलब है कि कोई विभागीय कुलक मैं नहीं लेके आया, खाली कुलक लेके आया और उसको भरा है मैंने, और उस पर पूरी चर्चा इस वीडियो में आपकी की जाएगी, तो बने रहिए। फिर है सर्विस बुक पूरी की हुई। पूरी की हुई का मतलब क्या है, देखिए उसमें सेवा सत्यापन होना चाहिए लास्ट तक का, जब आप दे रहे हो कर्मचारी के मतलब कर्मचारी जो रिटायर हो रहा है तब तक का सेवा सत्यापन, उसके अवकाश का कंप्लीट इंदिराज, पीएल, मेडिकल, सेवानिवृत्ति आदेश का उसमें इंदिराज होना चाहिए कि इतने तारीख को ये सेवानिवृत्त कर दिए गए इसी आदेश क्रमांक के तहत। और भी कोई जैसे वेतन वृद्धि संबंधित कोई भी प्रकरण उसमें शेष नहीं होना चाहिए, सेवा सत्यापन और कंप्लीट सर्विस बुक वो होनी चाहिए। उसके बाद है दस्तावेज। अब दस्तावेज क्या क्या लगेंगे पेंशन को लेके लिए, ये आपके सभी के लिए काम की चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले तो फॉरवर्डिंग लेटर सीबीओ कार्यालय के नाम का। 2 नंबर पर है पेंशन का अंग्रेजी का कैपिटल लेटर्स में भरा जाने वाला फॉर्म। अभी मैं आपको दिखा दूंगा अलग से फॉर्म की एक पीडीएफ मैंने बना रखी है। अंग्रेजी का एक फॉर्म लगाना होता है साथ में जो कैपिटल लेटर्स में भरा जाता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कौन सा फॉर्म होता है। 3 नंबर पे आप कुलक के साथ लगाओगे पीएल बजट डिमांड लेटर, यानी कर्मचारी के खाते में जितने भी पीएल हैं 300 है, 200 है, 250 है, उनके लिए बजट की डिमांड करनी होती है हमें पेंशन विभाग को, तो वो बजट डिमांड लेटर हमें उसके साथ लगाना होता है, जिससे कर्मचारी के पीपीओ नंबर अलॉट होते हैं और बाद में उस खाते में बजट आता है और अपन उसको चेक करके और उसका बिल बनाते हैं। देखिए पीएल का मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक के खाते में 300 पीएल शेष हैं, तो वो 300 पीएल की उसकी डिमांड जाएगी बजट की और बजट उसके खाते में आ जाएगा, तब हम पे मैनेजर से उस कार्मिक का बिल बनाएंगे। चौथा देखिए क्या है, सर्विस बुक के प्रथम, द्वितीय, अंतिम पेज तथा पीएल वाले पेज की फोटोकॉपी। सर्विस बुक के पहले पेज की फोटोकॉपी जाएगी, दूसरे पेज की जिसमें कर्मचारी के साइन होते हैं, नाम, पते, डेट ऑफ बर्थ, इसकी फोटोकॉपी, अंतिम पेज की फोटोकॉपी जिसमें आपने कंप्लीट करके बंद किया है सर्विस बुक को वो पेज, और पीएल जितनी कंप्लीट उसकी हो रही उस पेज की फोटोकॉपी जाएगी। अंतिम माह की वेतन स्लिप लगेगी, कार्मिक की पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, यानी कार्मिक का पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगला देखिए कार्मिक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। उसके बाद एक प्रमाण पत्र चाहिएगा, विभागीय जांच नहीं चलने का प्रमाण पत्र, वो मैं अभी फॉर्मेट दिखा दूंगा, उसको पीएल डिमांड लेटर का फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा और इसका भी फॉर्मेट दिखा दूंगा। ये जो भी चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही इन सभी के फॉर्मेट मेरे साइड में है, एक फोल्डर में आपको दिखा दूंगा। दूसरा है अंतिम साला का अदेय प्रमाण पत्र, ये भी फॉर्मेट में भी आपको बता दूंगा। अगला है कार्मिक का सेवानिवृत्ति आदेश जो विभाग द्वारा जारी किया गया वो, कार्मिक की बैंक पासबुक की फोटो प्रति लगानी है, और पीएल बजट डिमांड का प्रपत्र लगाना। वो तो था कार्यालय आदेश बजट डिमांड के लिए कार्यालय की तरफ से, ये एक प्रपत्र आता है मार्केट में वो। और सबसे लास्ट है यदि कोई लोन बकाया है तो ट्रेजरी का नो ड्यूज भी अपने को लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई लोन चल रहा है वाहन, जैसे पहले कई सालों पहले वाहन के और इसके भवन के ऋण हुआ करते थे ट्रेजरी से, तो अगर वैसा कोई लोन जिसका सर्विस बुक में इंदिराज है लोन का, तो उसका नो ड्यूज डेफिनेटली चाहिएगा, वरना वो पेंशन प्रकरण आपका अटक सकता है। तो अब देखिए ये सभी चीज़ें, तो इनमें से जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई उसका मैंने एक फोल्डर बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फिर से आप इसको देख लें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। फॉरवर्डिंग लेटर, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, पीएल बजट डिमांड लेटर, सर्विस बुक के प्रथम, द्वितीय, अंतिम पेज पीएल वाले पेज की फोटोकॉपी, अंतिम माह की वेतन स्लिप, कार्मिक के पैन कार्ड की फोटोकॉपी, कार्मिक के आधार कार्ड की छाया प्रति, विभागीय जांच नहीं चलने का प्रमाण पत्र, अंतिम साला का अदेय प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश, बैंक पासबुक फोटो प्रति, पीएल बजट डिमांड प्रपत्र और नो ड्यूज। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके समझ में नहीं है इसमें जो अदेय प्रमाण पत्र किस तरह से बनाने, उनका मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। एक पीडीएफ में खोल लेता हूँ और नाम से बनाई हुई है, ये देखिए मैं आपको बताता जाता हूँ, जैसे जैसे फॉर्मेट आएंगे वैसे वैसे बता। ये देखिए इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का है और इसको पूरे को कैपिटल लेटर में भरना होता है। इंग्लिश का फॉर्म पेंशन को के साथ लगेगा, पूरे को कैपिटल लेटर में भरना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ये फॉर्म चाहिए खाली तो पेंशन विभाग की साइट पे आपको मिल जाएगा, पेंशन विभाग की साइट पे ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए अवकाश नकदीकरण के लिए इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। पीएल की डिमांड के लिए, ये पीएल की डिमांड के लिए 2 तरह के फॉर्मेट हैं, और एक ये बाजार में मिलता है पीएल का डिमांड प्रपत्र, बाजार में मिलता है, वहां से आप इसको ले सकते हो। एक इस तरह का ये भी राज शिक्षा या किसी भी साइट से आप निकाल सकते हो पीएल का बजट डिमांड का। ये इतनी चीजें लगेंगी पीएल के लिए। अब ये देखिए ये विभागीय जांच नहीं चलने का प्रमाण पत्र है,
इस तरह का होगा, प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी जहां जिनके प्रस्तावित नहीं है। यह है अंतिम साल का अध्यय प्रमाण पत्र, मतलब आपके विद्यालय में तो कोई ड्यूज है नहीं है, उसका अध्यय प्रमाण पत्र है। ये सब चीजें थी साथियों। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रमाण पत्र है फॉर्मेट है इनके, आप देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, जो प्रमाण पत्र आपको ध्यान से देखने हो पॉज करके देख लें। अब मैं आपको दिखा देता हूं जो इस वीडियो में जो चीज बची। देखिए पेंशन प्रकरण का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको कुलक के बारे में बताने वाला था और कुलक के साथ जो दस्तावेज लगने उनके बारे में बताने वाला था। तो दस्तावेजों के बारे में मैंने बता दिया। रही बात SI GPA प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण, GPA प्रकरण, वो अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब कुलक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुलक को चलिए देखते हैं कुलक किस तरह से भरते हैं। एक भरा हुआ कुलक मैंने तैयार किया, ये वीडियो बनाने के लिए मैं कुलक लेके आया खाली, और मैंने एक डम्मी कुलक तैयार किया है के नाम से। तो उसके एक एक पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ और जो चीजें जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहले पेज पे आपको इस तरह से पूर्ति कर देनी, ऊपर वाले पेज पे नाम पते हैं, कोई खास कुछ नहीं है। ये एक ये इस तरह से आएगा, इसको पूरे को कैपिटल लेटर में भरना है। अपनी सूचनाएं है ये अपनी सूचनाएं, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं थोड़ा जोर दूंगा, बाकी सीधा चलेंगे हम। इसमें भी सूचनाएं हैं, इसमें केवल वाहन का और ऋण, भवन निर्माण या वाहन का अगर आपके ऋण है तो उसका यहाँ इंद्राज आपको करना पड़ेगा। पहले हुआ करते थे ट्रेजरी से सीधे लोन। ये सभी पेजों की मैंने, आप चाहे गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 सभी पेज की फोटोकॉपी। ये देखिए ये सभी जानकारियां हैं, इनको आप ध्यान से देख लेंगे, कहीं समझ में नहीं आए तो। ये देखिए ये प्रपत्र 5 का होता है, इसमें वैसे तो सारी जानकारी है लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पति और पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ लगता है। जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसके पति और पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ दोनों का यहाँ लगता है। ऐसे 3 पेज होते हैं, तीनों को भरना है और तीनों पे फोटो संयुक्त फोटोग्राफ लगाना है और उसको प्रमाणित करवाना है। मैंने लिख दिया यहाँ पर पति और पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ लगाना है और DDO से प्रमाणित उसको करवाना है। और यदि मृत राज्य कर्मचारी है तो यहाँ केवल जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसका जो उत्तराधिकारी है, नॉमिनी, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी का अकेली का ही फोटो यहाँ लगेगा। और मृत राज्य कर्मचारी के कुलक भी अलग आते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं जो 60 साल पर रिटायर हो रहे हैं उसकी, तो उनको संयुक्त फोटोग्राफ लगाना है, दोनों का, पति और पत्नी का। ये भी सामान्य जानकारी का पेज है। देखिए नीचे मैंने यहाँ लिखा है DDO के सील व साइन, तो DDO के सील और साइन आपको कर देने हैं जहां लिखा हुआ। ये परिवार का ब्यौरा है। ये पेंशन और ग्रेच्युटी निर्धारण के लिए प्रपत्र है। अभी आपको बताएंगे ग्रेच्युटी और पेंशन का निर्धारण कैसे करेंगे। एक बार आप यहाँ ध्यान करें कि इसमें कर्मचारी की आयु 36 साल उसने नौकरी कर ली। ये ध्यान कर लें कि 36 साल 5 माह 18 दिन, तो 5 माह 18 दिन को तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे मान लीजिए 36 साल कर्मचारी ने नौकरी की है। 60 साल का हुआ तब तक उसने 36 साल नौकरी की है। ग्रेच्युटी का निर्धारण और पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, यही इस वीडियो की मेन चीज है। बस ये ध्यान रख लें 36 साल की नौकरी कर चुका है कार्मिक। अब देखिए आगे सामान्य जानकारी, ये भी सामान्य जानकारी है। ये देखिए यहाँ प्रस्तावित पेंशन है 22,800 और प्रस्तावित सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी है ये, क्योंकि मैंने 45,600 बेसिक मान के ये किया है। कोई ये नहीं सोचे कि इतनी पेंशन कैसे बनी, मैंने अपनी खुद की बेसिक जो फिलहाल 45,600 है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये पेंशन कैसे बनती है और ग्रेच्युटी का निर्धारण कैसे होता है, तो बने रहे वीडियो में बिल्कुल। ये सामान्य जानकारी इसमें दी है। उसके बाद ये भी खाली पेज है, इसमें कुछ नहीं लिखना। ये देखिए ये जो पेज होता है इसको मैं सीधा कर लेता हूं एक बार। ये आपके ऋण के लिए होता है ये पेज, जिसमें आपने जो ऋण लिए, भवन, वाहन या अन्य प्रकार की कोई वसूली, मान लीजिए किसी कर्मचारी की वसूली निकल रही है तो उसका भी इसमें इंद्राज करना है। ऋण लिए हुए तो उसका भी इसमें इंद्राज करना है। और अगर कोई भी ऋण नहीं लिया तो प्रमाण पत्र देना है कि कर्मचारी ने कोई भी सरकारी कुछ बकाया उसमें नहीं है, और उसमें अगर कोई ऋण लिया हुआ है और वो चुका है तो उसका नोड्यूल साथ में लगाना होता है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रपत्र है आपके लिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने की, क्योंकि इसको बड़ा करेंगे जब भी अपने को इसको देखने का मजा आएगा। देखिए आप इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेंशन की राशि का निर्धारण करते हैं। तो पेंशन की राशि का निर्धारण देखिए क्या होता है। पेंशन की राशि के निर्धारण में सूत्र इसने दे रखा है, अंतिम आहरित परिलब्धियां इंटू अर्हकारी सेवा की पूर्ण की गई 6 माह की अवधियां, यहाँ 2, यहाँ बट्टे में 2 और यहाँ बट्टे में 56।
ऐसा है। मतलब इसका सूत्र होता है अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 2 इंटू अर्हकारी सेवा की पूर्ण की गई छमाही अवधियां बटा 56। ये इसका सूत्र होता है। आप ऐसे मान लीजिए पेंशन की राशि का। अब देखिए आपको ध्यान होगा कि वहां पीछे मैंने ध्यान दिलवाया था कि 36 साल नौकरी की है, कर्मचारी ने 36 साल नौकरी की है। तो देखिए यहाँ तो अंतिम आहरित उपलब्धियों में तो मूल वेतन आ जाएगा, अंतिम आहरित परिलब्धियों में मूल वेतन आएगा। पेंशन की राशि निर्धारण करते समय सिर्फ मूल वेतन आएगा, डीए बाद में अपने आप इस पे लग जाता है। तो यहाँ अंतिम आहरित उपलब्धियों में तो हो जाएगा जो मूल वेतन है वो, और बट्टे में 2, ये बट्टे में 2 है ये मान लीजिए आप। और अर्हकारी सेवा की उपलब्धियां, अब आप ऐसे कह सकते हो कि 36 साल की कार्मिक की अवधि हो गई, 36 साल हमने देखा है पीछे, तो उसकी छमाही, 36 साल को छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो हो गई 72 छमाही, मतलब 72 छमाही हो गई। जबकि यहाँ मैंने 56 क्यों लिखा, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर किसी कार्य, ये क्लियर कट नियम मैं बता रहा हूँ और आपको दिखा भी दूंगा अभी ये नियम, पहले आप सुन लें उसके बाद देख लें। नियम क्या है, नियम ये है कि कोई व्यक्ति ने अगर 10 साल से कम की मतलब उसने 10 साल से कम की सेवा की है तो उसको पेंशन की राशि देय नहीं होती, ऐसा नियम है। 10 साल से कम उसने सेवा की है तो सिर्फ ग्रेच्युटी उसको मिलती है। अगर 10 साल से 28 साल तक उसने सेवा की है, मान लीजिए 60 साल का हो, जब तक उसकी अवधि 10 साल से लेके 28 साल के बीच में थी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, छमाही लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक ने 20 साल सेवा करी, जैसे 40 साल में नौकरी लगा, 60 साल तक उसकी 20 साल की सेवा हो गई, तो 20 साल में छमाही अगर देखें तो हो जाती है 40। 20 साल में यहाँ छमाही हो जाती है 40, तो यहाँ 40 लिख देते हैं। लेकिन अगर 28 साल से ज्यादा की नौकरी है तो वो पेंशन की गणना में उसके 28 साल की जो छमाहियां होती है 56 वो ही गिनी जाएंगी, 56 से ज्यादा छमाही नहीं गिनी जाएंगी। यानी अधिकतम 28 साल की सेवा के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, जो कि 50% हो जाती है। अधिकतम पेंशन व्यक्ति की होती है 50%। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ तो अंतिम आहरित उपलब्धियों में तो आप उसका मूल वेतन लिख देंगे, बट्टे में 2 लिख देंगे, इधर बट्टे में 56 है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर जितनी उसने सेवा करी है उतनी छमाही। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप ऐसे समझे इसको, किसी व्यक्ति ने जैसे 20 साल नौकरी करी तो उसकी छमाही हो गई 20 दूनी 40, तो यहाँ 40 आ जाएगा। अब इस व्यक्ति की बात करें, जैसे मेरा खुद का मैंने बनाया, तो मेरी सेवा अवधि हो जाएगी 36 साल, तो 36 साल में छमाही होती है 72, तो 72 नहीं, इसकी आप यहाँ अधिकतम संख्या 56 ही लिख सकते हैं। अधिकतम संख्या 56 होगी, कहने का मतलब 28 साल की पेंशन ही मिलती है, कहने का मतलब यूं कह सकते हैं। तो यहाँ अधिकतम जो संख्या ऊपर आएगी वो 56 आएगी, 56 से ज्यादा नहीं आएगी। जैसे किसी कार्मिक ने 29 साल, सॉरी माफी चाहूंगा कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये समझाना जरूरी है आपको। किसी व्यक्ति ने 29 साल नौकरी की तो उसकी छमाही हो गई 29 दूनी 58 छमाही हो गई, लेकिन वहां 58 नहीं लिखी जाएंगी, 56 ही लिखी जाएंगी। यानी अधिकतम संख्या 56 है। यानी कहने का मतलब 28 साल की अवधि को मानते हुए पेंशन का निर्धारण किया जाता है, वही अधिकतम पेंशन अपने होती है। तो ये आशा करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या करना है आपको, अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 2, अंतिम आहरित उपलब्धियों का मतलब मूल वेतन, इंटू अर्हकारी सेवा की अवधि हो जाएगी, जितनी उसने सेवा की है उसको छमाही में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको 2 से गुणा कर दो। लेकिन अधिकतम इसकी संख्या हो सकती है 56 बटा 56, तो 56 बटा 56 ये तो कट गया, और ये इसमें 2 का भाग लेके आधी पेंशन ये आ जाएगी। अधिकतम पेंशन की राशि 50% ही होती है, ये ध्यान रखें। दिनांक 1 जुलाई 2013 के पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सेवानिवृत्ति या ग्रेच्युटी की राशि, मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि या सेवानिवृत्ति की राशि। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो इसमें दे रखा है, देखिए अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 1, इसका होता है अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 1। इसमें अंतिम आहरित उपलब्धियों में यहाँ आप बेसिक में डीए भी जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है, बेसिक में डीए जुड़ेगा। ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करते समय बेसिक में डीए भी जोड़ना है। तो अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 1 इंटू अर्हकारी सेवा की छमाही अवधियां बटा 4, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए अंतिम आहरित उपलब्धियां हो गई बेसिक प्लस डीए, तो इनको जोड़ा तो गया 53,352 बटा 1 इंटू अब अर्हकारी सेवा की छमाही की अवधियां। अब आप यहाँ भी कह सकते हो कि ये 66 कैसे हुई, 36 दूनी 72 होती है, तो इनकी भी अधिकतम संख्या यहाँ हम 66 ही लिख सकते हैं। कहने का मतलब 33 गुना हो
33/2 यानी 16.5 गुना ही मिलती है। ग्रेचुइटी जो उसकी आहरित उपलब्धियां हैं उनका 16.5 गुना होता है। 16.5 का मतलब 66/4 गुना अधिकतम ग्रेचुइटी मिलती है। 66/4, 66 में 4 का भाग देते हैं तो 16.5 गुना, 16.5 गुना ही ग्रेचुइटी अधिकतम मिल सकती है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्ति के समय वेतन का 16.5 गुना मिलती है। तो सेवानिवृत्ति ग्रेचुइटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम आहरित उपलब्धियां बटा 1 इंटू पूर्ण की गई सेवा की 6 माही अवधियां बटा 4, और ये 6 माही अवधियां अधिकतम इनकी संख्या 66 ही होगी। चाहे कर्मचारी ने मान लीजिए 36 साल नौकरी किया तो उसकी 6 माही 72 हो गई, लेकिन 72 न लिखे, ये 66 ही लिखी जाएगी। तो आशा करता हूँ ये, तो देखिए ये 53,352 को 66 से गुणा किया और उसमें 4 का भाग दिया तो ये इतनी आ गई। अधिकतम ग्रेचुइटी की राशि 20 लाख मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये पेंशन की राशि और ग्रेचुइटी की राशि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें रिसर्च किया है, अभी आपको दिखाऊंगा नियम इसके। समझ में नहीं आए कमेंट में ज़रूर पूछना आप। हम क्या करते हैं, अपन पेंशन को लग भरवाते समय इन्हीं चीज़ों के लिए क्या है कि किसी से भरवाते हैं, पैसे देते हैं, करते हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर अपने को नियमों का ज्ञान है तो कहीं अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिर सामान्य जानकारी, कुछ और पेज में आपको दिखा देता हूँ। ये ऋण का, फिर ये सामान्य जानकारी, ये ऋण का है, ये भी सामान्य जानकारी है। आप इनको पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। ये भी सामान्य जानकारी, ये भी सामान्य जानकारी। ये देखिए एक इसकी बात करते हैं वापस। पेंशन प्रकरण पूरा है, वीडियो बड़ा हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यह है रूपांतरण। देखिए चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशन का रूपांतरण, व्यक्ति क्या करता है, जितनी उसको पेंशन मिलती है महीने की उसकी 1/3 राशि का वो रूपांतरण करवा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मेट बनना होता है। तो देखिए यहाँ रूपांतरित करवाने के लिए प्रस्तावित पेंशन है 1/3, यानी जितनी उसको पेंशन मिलती है उसका 1/3 वो रूपांतरित करवा के कैश में ले लेता है, और कैश में लेके उसके बाद उसकी वो पेंशन से कटती रहती है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखना आप। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रूपांतरित राशि का फॉर्मूला होता है 1/3 पेंशन इंटू 12 इंटू 8.194। ये जो संख्या है ना 8.194, ये एक पॉइंट होता है जो उसकी जो कर्मचारी की आयु पर निर्भर करता है। मैं आपको नियमों में दिखाऊंगा कि ये यहाँ 8 आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा वो उसमें दिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/3 पेंशन। तो जैसे इसमें आपने देखा कि 22,500 पेंशन बन रही थी, 22,000 कितने बन रही थी, तो उसका 1/3 हो गया 7,600 इंटू 12 और इंटू 8.194। ये कहाँ से आए, देखिए ये निर्धारण है पेंशन विभाग द्वारा। अभी मैं आपको नियमों में दिखा दूंगा। 61 साल में ये व्यक्ति पेंशन ले रहा है, यानी जैसे इसकी पेंशन बनेगी तो अगले साल ये अगले बर्थडे पर ये 61 साल का हो जाएगा। तो इसलिए 61 साल के व्यक्ति के लिए ये पॉइंट है 8.194। तो उस हिसाब से इसकी रूपांतरण की राशि बन गई 7,47,293, और इसने 1/3 इसमें कटा दिया, इसलिए इसकी पेंशन अब इतनी बचेगी 15,200। यानी जितनी पेंशन बच रही थी उसमें 1/3 राशि को उसने रूपांतरित करवा दिया, जो उसको कैश मिल जाएगी और उसको बची हुई पेंशन ही मिलेगी। और जब ये रूपांतरित राशि धीरे धीरे पूरी कट जाएगी तो फिर उसको पूरी पेंशन मिलने लग जाएगी। ये रूपांतरण होता है। अभी मैं इसका फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको। ये भी नॉमिनी के लिए साक्ष्यों के जहां हस्ताक्षर है वहां साक्ष्यों के हस्ताक्षर आपको करवाने पड़ेंगे। ये नॉमिनी के लिए ये रसीद, ये प्रपत्र 5, इसमें प्रपत्र 5 में साथी शिक्षकों के साइन होंगे। ये प्राप्ति के लिए ये सारे, ये पेंशन कुलक कंप्लीट था भरा हुआ। ये कोई भी विभागीय कुलक नहीं है, मैं खुद कुलक लेके आया हूँ खरीद के, और वीडियो बनाने के लिए मैंने ये पूरा कुलक भर के 1 घंटा लगा मेरे को, मैंने ये भरा है। अब देखिए बात करते हैं नियमों की, बात कर लेते हैं कि नियम जो आपको बताए नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। कुछ नियम मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे पेंशन का निर्धारण करते समय। सबसे पहली बात करते हैं पूर्ण पेंशन, जहां मैं आपको ध्यान दिलाऊं वहां आप देखते जाइए। देखिए पूर्ण पेंशन में क्या होता है, कम से कम 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने पर, पूर्ण पेंशन करने पर सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि जारी होती है। पूर्ण पेंशन का मतलब था 50% पेंशन, और वो 50% पेंशन आप 28 साल की उम्र तक अगर आपने नौकरी किया, 28 वर्ष सेवा दी अगर, तो ही मिलेगी, वरना उससे कम मिलेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए पेंशन निर्धारण करने का फॉर्मूला बताया इन्होंने।
अगर किसी व्यक्ति ने 28 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर ली तो उसको उसकी परिलब्धियों के 50% पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर कम किया तो देखिए क्या होगा, आनुपातिक पेंशन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के बाद, यानी 10 वर्ष की सेवा कर लेता है कार्मिक तो ही उसको पेंशन मिलेगी। परंतु 28 वर्ष की सेवा करने से पहले नियमानुसार सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की राशि में स्वीकार्य पेंशन की राशि में अनुपात में होगी, जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जाएगी। यानी ये पेंशन का सूत्र है, ये देख लीजिए आप, ये पेंशन का सूत्र है। इसमें होता है परिलब्धियां बटा 2, परिलब्धियों में यहाँ मूल वेतन आता है, परिलब्धियां बटा 2 इंटू कुल अर्हकारी सेवा 6 माह की संख्या में। यानी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 20 साल नौकरी करी तो यहाँ अर्हकारी सेवा आ जाएगी 40, 6 माह की संख्या में करेंगे तो 40 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना 28 साल से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने नौकरी करी है तो यहाँ कुल अर्हकारी सेवा 56 ही आएगी, 56 से ज्यादा नहीं आएगी, ऊपर 56 आएगी बटा 56। तो ध्यान रखनी है आपको कि कुल अर्हकारी सेवा हमेशा 56 आती है, 56 से ज्यादा नहीं आती। और अगर कम किया, जैसे मान लीजिए 20 साल करिए तो यहाँ 40 हो जाएगा, 30 साल करिए तो यहाँ जैसे 25 साल करिए तो यहाँ 50 हो जाएगा 6 माह की संख्या में। ये आपको समझ में आ गया होगा। और न्यूनतम पेंशन 2850 रुपये तो होगी, उससे कम पेंशन नहीं होगी। ये पेंशन का सूत्र है। अधिकतम यहाँ कुल अर्हकारी सेवा 6 माह की संख्या में अधिकतम 56 आ सकते हैं, यानी 28 साल की सेवा आ सकती है अधिकतम। अब देखिए ये मैं इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ, एक छोटा सा रूल आपको बता देता हूँ। यहाँ छोटा सा रूल यह है कि 10 वर्ष से कम अवधि की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन दे नहीं है। 10 वर्ष से कम अवधि की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन दे नहीं है, केवल ग्रेच्युटी दे होगी। यानी किसी व्यक्ति की 10 वर्ष से कम की अवधि हो रही है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, केवल ग्रेच्युटी मिलेगी। 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन दे, जो कि सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त परिलब्धियों का 50% होगा। यानी वास्तव में पेंशन 50% होती है। हमने कहा है ना कि आधी पेंशन मिलती है, ज्यादातर अपन ये सुनते हैं कि आधी तनख्वाह मिलेगी, सेवानिवृत्त होने के बाद आधी तनख्वाह मिलेगी। आधी तनख्वाह का मतलब है कि 28 साल की सेवा पूरी करिए तो ही उसको 50% या आधी तनख्वाह दे होगी, उससे कम में आनुपातिक रूप से निर्धारण होगा। अब देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। अब ये ग्रेच्युटी का सूत्र है, देखिए ग्रेच्युटी का सूत्र है परिलब्धियां इंटू अर्हकारी सेवा बटा 4। ये का यही सूत्र कुलक में दिया होगा, कुलक में दिया हुआ था। यह परिलब्धियों के 16.5 गुना या 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, ये बात कुलक में भी लिखी हुई थी। और ध्यान रखना है कि वहाँ जो ऊपर अर्हकारी सेवा की अवधि है यहाँ ये अधिकतम 66 हो सकती है। पेंशन निर्धारण करते समय ये 56 हो सकती है और यहाँ अधिकतम 66 हो सकती है, 66 से ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब 16.5 गुना, 66 में 4 का भाग देते हैं तो 16.5 गुना होता है, तो 16.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती परिलब्धियों का, ये नियम है। एक और नियम मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया, वही आ गया। अब अगला देखिए, ये रूपांतरित पेंशन मैंने आपको बताया था कि रूपांतरित पेंशन क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पेंशन का 1/3 राशि को रूपांतरित करवा सकता है। तो देखिए मैंने वहां बताया था 1/3 पेंशन इंटू 12 और इंटू रूपांतरण फैक्टर। अब देखिए रूपांतरण फैक्टर में ये देखिए 61 के आगे लिखा हुआ 8.194, यानी कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है उसी टाइम वो अपनी राशि रूपांतरित करवा रहा है, तब उसका जो 1/3 पेंशन इंटू 12 से गुणा हो जाएगा और इंटू गुणा में उसके आ जाएगा 8.194, वो उसकी रूपांतरित आ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने 1 साल बाद में करवाया ये, तो 1 साल बाद में करवाया तो उसका अगले बर्थडे पर वो 62 साल का हो जाएगा, तो रूपांतरित पेंशन में उसके गुणा करेंगे 8.093 से गुणा करेंगे। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। तो ये रूपांतरित पेंशन की बात है। रूपांतरित पेंशन एक साथ केस मिल जाती है और उसके बाद उसकी कटौती होती रहती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछिए। और देखिए अगर कोई भी अनुभवी साथी और भी कोई चीज़ रह गई हो, छूट गई हो, जैसे वीडियो बनाने में क्या होता है छोटी मोटी चीज़ छूट जाती है, और मान लीजिए कोई चीज़ छूट गई हो, कर गई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और ज़रूर बताएं, ताकि सभी को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। अच्छी चीज़ पे मैंने आज वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको करना, और 200 लाइक का अपना टारगेट है, ये पूरा आप कर देंगे तो अगला एसआई प्रकरण या जीपीए प्रकरण या जीपीएफ प्रकरण या अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में से कोई भी एक। और ये ग्रेच्युटी निर्धारण का मुझे ये लग रहा है कि ग्रेच्युटी निर्धारण हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो इसमें, तो ग्रेच्युटी निर्धारण और पेंशन के रूपांतरण का और पेंशन के निर्धारण का मैं एक अलग सी वीडियो और बनाऊंगा नेक्स्ट 2 दिन बाद में। तो इस वीडियो को भी पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, ताकि 2 दिन बाद में मैं जो वीडियो लूँ उसमें आपके जो भी दिक्कत आ रही है उसको उस वीडियो में शामिल कर सकूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।